नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य, सर्वाधिक प्रामाणिक और जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी के अंतर्गत आधुनिक काल को हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल को 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया है: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान के अंतर्गत समस्त गद्य विधाओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। पद्य अर्थात काव्य खंड के अंतर्गत हमने पुरानी धारा के कवि और उनकी कविताओं के विषय में पढ़ा, किस प्रकार उनसे पुराने पैरों में प्रश्न पूछे गए वह भी जाना, आगामी परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना उसको भी जाना। अब उसी के अंतर्गत हम नई धारा को पढ़ेंगे, यानी काव्य खंड, पद्य खंड, जिसे आप कविता भी कह सकते हैं। उसके अंतर्गत पुरानी धारा के पुरानी परिपाटी की कविता किन किन कवियों ने की, विस्तृत जानकारी कल की कक्षा में प्राप्त करी हमने। आज की कक्षा में हम नई धारा के कवियों के विषय में पढ़ेंगे और प्रथम उत्थान के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। इसके भी उसी प्रकार, जिस प्रकार गद्य विधाओं को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान में बांटा था, इसको भी उसी नाम है, क्योंकि प्रथम उत्थान में कोई जो समय सीमा है 1925 से लेके 1950 तक है ना, तो इसको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने कल आपको 13 नवंबर 2020 को जो नेट परीक्षा आयोजित हुई है फर्स्ट शिफ्ट की, उसका पेपर सॉल्व करवाया था। उसको ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थियों को देखना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी किसी भी स्टेट से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस राज्य से कर रहे हो। नेट, जेआरएफ और पीजीटी, जिसे आप फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जो पुराने पेपर जितने भी मैं आपको चैनल पे करवा रही हूँ ना, आप उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि साहित्य का इतिहास, व्याकरण, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र जो भी है सब कुछ लगभग एक सा ही है। हाँ, अलग से जो आपकी पुस्तकें लगी हुई हैं उनको अलग से पढ़ना है। उसमें से भी अधिकांश आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और नहीं तो जो सारी चीज़ें हैं वो एक सी ही है, पढ़ना है। और शुक्ल की पुस्तक को तो कम से कम 2 से 4 बार आपको सुनना है। आपके फ़ोन में देखिए कितनी अच्छी सुविधा है, बस यूट्यूब पे चलाओ, चैनल को आप खोलो हिंदी विषय में साहित्य, और बस पुस्तक का कोई भी वीडियो आप सुन डालो। कोई भी वीडियो से मतलब क्रमबद्ध रूप से आपको सुनना है, जो आपने पहले सुन लिया उसका आगे का काम करते करते भी 3 से 4 बार जब आप इन वीडियोस को रिपीट सुन लेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ जाएंगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न को कैसे भी वो घुमा के पूछ ले, स्थापना और तर्क वाले, सब कुछ एकदम सरल हो जाएगा इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के बाद। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। नई धारा, प्रथम उत्थान, यह सूचित किया जा चुका है। शुक्ल जी क्या कहते हैं, देखिए इसका समय सीमा मानी उन्होंने संवत 1925 से 1950 तक। यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। क्या किया उन्होंने, जैसे कि गद्य में नई नई विधाओं का उन्होंने विकास किया, नई नई विषय सामग्री लाए, उसी प्रकार कविता के क्षेत्र में भी लाए। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल की कविता को प्राप्त हुए। रीतिकाल की कवियों की रूढ़ी में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे। यानी पहले क्या होता था, कंजूसों पे कविता की जाती थी, है ना। आपने प्रताप नारायण मिश्र की होंगी ना, बहुत दिन बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो कंजूसों पे ही शुरुआती दौर में हास्य के लिए किनका प्रयोग किया जाता था, कंजूस के लिए। पर अब नए नए आलम्बन या सहारे समझ में सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नौच खसौट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामद रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। यानी इन सब को लेकर प्रहसन, हास्य, व्यंग काव्य लिखे जाने लगे। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह है कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त
नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित करके चले। काल चक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं उसका सामना करने योग्य बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चलता, वैसे ही उसकी ओर रागात्मक की वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। कितनी बड़ी बात है, काल चक्र के फेर के बीच। जैसा कि मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब पुनः कि अब जो काल क्रम चल रहा है, इस समय जो काल चल रहा है, ये किसका युग है? फैशन का युग है, ठीक है, दिखावे का युग है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो न चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती हैं, जो हमारा स्टेटस है। सरल शब्दों में समझते हैं, जैसे कि यदि आप मध्यम वर्गीय समाज से हैं, उच्च मध्यम वर्गीय समाज से हैं, और या बहुत उच्च वर्गीय समाज से हैं, तो उस विशेष समाज की जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको अपनानी पड़ेंगी। और अगर आप उनसे सामंजस्य नहीं रखेंगे, भले ही वो आपको बुरी लगती हो, फिर भी आपको वो काम करने पड़ रहे हैं। अगर आप उनसे सामंजस्य नहीं रखेंगे ना, तो फिर आपका जीवन कैसा हो जाएगा? फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त हो जाएगा। जैसे कि आपके जो स्टेटस के लोग हैं, उनकी शादियों में जैसे जितना पैसा खर्च करते हैं, जो जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे अपने यहाँ खाली कार्ड दे दिया जाता है। अब नया प्रचलन है कि कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा शादी से पहले ही पहुंचाओ, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। यदि आप नहीं फॉलो, तो फिर वो बुराई सी होने लगती है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होगा। ये बहुत छोटी स्तर पे मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो साहित्य का क्षेत्र है, इसका व्यापक एक अपना स्तर है समाज का। यानी छोटी छोटी चीज़ें, कहने का तात्पर्य ये, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड नोएडा में रहती है, वो तो कहती, हमेशा शिकायत करती रहती है कि यार मेरा तो वजन बढ़ रहा है, मेरा तो वजन बढ़ रहा है। मैंने कहा भाई तो उसको कंट्रोल कर ले। मैंने कहा तू क्या, पोंछा वो लगाए नहीं, बर्तन वाली उसकी आती है, झाड़ू पोंछा वाली उसकी आती है, उसका पूरे दिन काम क्या है? अच्छा अच्छा बनाना। अब जब अच्छा अच्छा बनाओगे तो अच्छा अच्छा खाओगे, तो वो वजन तो बढ़ेगा ही। तो मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, 1 महीने के लिए पोंछा वाली को हटा दे, ट्राई कर दे, कुछ 1 आध किलो कम हो तो बोलती है नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा क्योंकि वो ना पूरी सबके आती है, तो अगर मेरे नहीं आएगी तो ये तो फिर मतलब ऐसे सही नहीं लगता, मतलब स्टेटस डाउन होने वाला। उस वजन को, पहले तो सारे काम वाली कपड़े भी धुल जाती है, मतलब कुछ काम ही नहीं होता पूरे दिन। उसके बाद उस वजन को कम करने के लिए वो जिम में जाती है और योगा क्लासेस जाती है। मैंने कहा भाई तू घर पे योगा कर लिया करके, नहीं यार सब लोग जाते हैं तो ये है। अब उसको किटी पार्टी भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब वो ज्वाइन कर रही है, बिकॉज एक माहौल ऐसा है जो यहाँ पे लिखा हुआ, काल चक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मक राग समझते हैं आप, अनुराग, प्रेम वृत्ति को उन्मुख किए बिना, जब तक हम उसको प्यार से अपना नहीं लेंगे ना, तो भी काम नहीं चलेगा। अब इसको साहित्य के क्षेत्र में समझें तो देखिए, पहले ब्रज भाषा में रचनाएं हो रही हैं, ठीक है, खड़ी बोली का जमाना आ गया। अब भले ही आपको ब्रज भाषा में कविता करना अच्छा लगता हो तो करिए ना आप 1-2 कविता, लेकिन अगर आप द्विवेदी युग में कविता कर रहे हैं या उसके बाद की जो कविता है, तो आपको खड़ी बोली में लिखना पड़ेगा, खड़ी बोली से प्रेम करना पड़ेगा, तब आप उस साहित्य के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, वहां आप कर पाएंगे। जैसे समस्या पूर्ति वाला विधान हमने देखा, तो सभी लेखकों ने, जो प्रमुख लेखक है, उस वृत्ति को अपनाया, क्योंकि वो दौर था, उसमें वो चल रहा था। अब जब द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, जहाँ सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण कर लिया है, वो अपनी पत्रिका में, प्रतिष्ठित पत्रिका, उसमें लेख छपना बड़ी बात है, और लेख छपने के लिए जब आप भेजेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसे वापस भेज देंगे। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, और रागात्मक वृत्ति बना लोगे तो फिर जीवन सफल ही हो जाएगा, चीजें सरल हो जाएंगी, ठीक है। ये नए पुराने का जो झंझट है वो हमेशा ही एक थोड़े से समय के लिए रहता ही है, जो पुराने का फिर समाप्ति होती है और नए का आगमन होता है। उस सीमा रेखा पर जो लेखक रहते हैं उनके लिए दुविधा रहती है, बाद के तो जो परिपाटी चल रही है समाज में उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आ रही थी उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला जाता था, या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक व्रतों को लेकर छोटे छोटे आख्यान रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामाचरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतुबहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचार और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल नहीं थी।
इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति वैचित्र्य के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रदान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। मैटर ऑफ फैक्ट, इतिवृत्तात्मक, जो इतिहास के सत्य पर आधारित थी। ये द्विवेदी युग की विशेषता है। कल के पेपर में ये आपको बताया था मैंने, प्रबंधात्मक प्रियता और इतिवृत्तात्मकता, मैटर ऑफ फैक्ट। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णन उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी आदि को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब ये नई धारा में भी लिखेंगे। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग सीमा रेखा पर खड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में है तो ये नई धारा के अनुसार नहीं लिखेंगे। ये तो पुराने का भी इन्होंने त्याग नहीं किया और नए को भी अपनाया। पूर्व परिचय में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कल मैंने आपको पेपर करवाया था, वो ध्यानपूर्वक सबको करना ही करना है। उसमें जितने प्रश्न आए वो आपको रट जाने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में कुछ प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना है। बाकी सभी पुराने प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे देख लीजिएगा। स्थापना एवं तर्क कथनों की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहानी उपन्यास वगैरह सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। बस चेक करते रहना है चैनल पे, जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेट जेआरएफ वालों के लिए तो अनिवार्य है उनको पढ़ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को। ठीक है, अब कल मुझे कमेंट में किसी ने कहा कि उसमें एक प्रश्न था, अंधा युग के पात्रों को सुमेलित करना था उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ। तो युयुत्सु सत्याग्रही थे और विदुर संशयग्रस्त थे। इसमें कल कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया था कि नहीं, विदुर सत्याग्रही थे और युयुत्सु संशयग्रस्त थे। ये फाइनल आंसर की में दिया हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, देखिए मैं भी थोड़ा सा आपने कहा तो सोचने पे विवश होगी, आप पुनः चेक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है सही उत्तर यही होना चाहिए, युयुत्सु सत्याग्रही था और विदुर संशयग्रस्त थे। देखिए, युयुत्सु से आप परिचय न हो तो आप सबको बता दूं, युयुत्सु दुर्योधन का भाई था। 100 कौरवों में से एकमात्र युयुत्सु ही ऐसा था जो उस युद्ध के विरुद्ध था। उसको पता था कि ये गलत हो रहा है। 100 कौरवों में से क्या कहें, बल्कि सभी लोगों में से पता, ठीक है, पता सबको था। भीष्म को भी पता था, विदुर को भी पता था, सबको पता था, लेकिन सबने उस युद्ध में क्या किया, कौरवों का साथ दिया। ठीक है, अब यदि द्रौपदी के अपमान वाली सभा के प्रसंग को आप देखें तो भीष्म पितामह, विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य अगर चाहते तो उसको न होने देते या वहां से चले जाते, लेकिन वो लोग संशयग्रस्त रहे। वो समझ ही नहीं पाए कि मतलब राजधर्म से बंधे रहे। वो राजधर्म ज्यादा वो है या इंसानियत, मनुष्यता का धर्म ज्यादा बड़ा, वो संशय में पड़ गए। वहां उन्होंने उस अपमान को देखा, लेकिन युयुत्सु उस सभा में उपस्थित नहीं था। जब द्रौपदी के केश पकड़ के लाने की बात हो रही थी तभी युयुत्सु वहां से उठ के चला जाता, तो वो संशयग्रस्त कैसे हो गया? वो तो बिल्कुल उसके माइंड में क्लियर है, उसके दिमाग में क्लियर है कि ये गलत है। गलत को उसने विरोध भी किया, और यकीन मानिए जितने भी लोग थे ना उस सभा में, वो अंत में, युद्ध के अंत में सबका नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने उस नारी के अपमान को, अपनी कुलवधू को आप अपने सामने नग्न होते हुए देख रहे हो। इससे डूब मरने वाली क्या बात हो सकती है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भी है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। तो उस स्थिति में भी अगर आप चुप थे तो आप सबने गलत किया और उसका फल ईश्वर ने उन्हें दिया, एक भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन युयुत्सु जिंदा बचता है, युयुत्सु जीवित रहता है। पूरे कौरव नष्ट हो जाते हैं लेकिन युयुत्सु अंत तक जीवित रहता है, क्योंकि वो सत्याग्रही था। उसे पता था कि उसने गलत का साथ नहीं दिया, तो वो संशय की स्थिति में कभी था ही नहीं ना, उसको तो पता था। बाकी सबको संशय था, सबको पता था कि न्याय पांडवों की ओर है या कृष्ण का साथ देना चाहिए। ठीक है कि पांडवों ने भी बहुत सारे गलत नीति अपनाई युद्ध के अंतर्गत, है ना, युद्ध के अंतर्गत पांडवों ने भी छल किया, लेकिन वो युद्ध जब हो जाता है तो युद्ध का एकमात्र विकल्प जीतना होता है, एकमात्र लक्ष्य जीतना होता है। और उसके विकल्प ढूंढने के लिए कृष्ण को उन्होंने कई बार दूत बना के भेजा है। रश्मि रथी उस प्रसंग पर है ना, उसका
उसको दूत बना के भेजा है, बहुत सारी रचनाएं उस पर हुई हैं, लेकिन वो नहीं माने, विकल्प ही नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन युयुत्सु को हमेशा से पता था। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही उत्तर यही है कि युयुत्सु सत्याग्रही है और विदुर संशय में थे, है ना। तो इस पे एक च्यवन ऋषि की छोटी सी कथा भी है विदुर को लेके, पूर्व जन्म को लेके, तो वो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आज मेरा उद्देश्य वो नहीं है। आप सबसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो महाभारत को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। हिंदी साहित्य की बहुत सारी कृतियों का, बहुत सारी प्रसिद्ध और मूल जो कृतियां हैं उनका विषय वस्तु आपको वहीं से जाके क्लियर होगी। खैर फिर भी मैं आप सभी लोगों से कहूँगी, राय जी करके कोई कमेंट आया था, राय 00 करके, तो आप भी चेक कीजिए आंसर की को पुनः, जो ऑफिशियल आंसर की। बाकी अन्य जो विद्यार्थी हैं जिनके पास उपलब्ध है तो वो भी इस प्रश्न का उत्तर, शुरुआत का ही ये प्रश्न है, आपको 4-5वें नंबर पे ही शायद ये मिल जाएगा, तो उसको आप भी चेक करके उत्तर में लिखिएगा कि मैं सही हूँ या ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत बात हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नई धारा के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ते हैं। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के भीतर भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है। हाँ बेटू, पापा आपको मना कर रहे थे? क्या कह रहे थे? हैं? बाहर चलो ऐसे कह रहे थे? अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठ जाओ मेरे पास, पर आवाज नहीं करना, चुप रहना, है ना। गेट बंद कर लो अपने कमरे का और यहाँ बैठ के अपने गुड्डू से खेल लो, है ना। ओके मैं, आप अगर चुप रहोगे, मुझे पढ़ाने दोगे, तो मैं आपको चिज्जू दूंगी। अभी दीदी गुस्सा हो जाएंगी, भैया गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना भैया दीदी को। नहीं, दीदी भैया कहेंगे कि ये हमारा तो ध्यान रखती नहीं है, हमें तो पढ़ाती नहीं है और अपनी बेटी को प्यार करती रहती है सारे दिन, है ना। आप पापा से चिज्जू ले लो, पापा की चिज्जू है, मैं नहीं दे सकती। ठीक, आप चुप रहना, चुप, मुझे जल्दी से पढ़ा के खत्म करने दो क्लास। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजनाएं वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश के अतीत की गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की शोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की। बेटू बाय बाय, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, जाओ। कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता। तो ये थोड़ा सा आप हाईलाइट करके इसको, हाईलाइट कह रही हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन करके इसको ध्यान रखिएगा आपका। ये सारी चीज़ें इनकी कविताओं में की विषय वस्तु रही हैं, इनकी कविताओं की विशेषता रही हैं। विजयनी विजय वैजयंती में, जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है, कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद। सहसन वरसन सो सुनियो, सो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द को सुन, और फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार। क्यों आपहु ऊंचे भये, आर्य मोच के बार। का कारण जान, प्राचीन आर्य गौरव का कुछ गर्व आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया, और फिर वही हाय भारत की धुन, है ना, हाय भारत दुर्दशा देखी ना जाई, हाय वही भारत भुभारी, सब ही विधि सो भई दुखारी। हाय पंचनद यहाँ पानी पात, अजऊ रहे तुम धरनी विराजत। हाय चित्तौर निलज तू भारी, अजऊ खरो भार तही मंजारी। तुझ में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ो बेग किन प्रबल तरंगा। बोरहु किन छटमथुरा काशी, धोवहु यह कलंक की राशि। चित्तौड़ और पानीपत, इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है, उसके लिए ये नाम ही काव्य है। नील देवी में यह कैसी करुण पुकार है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। ध्रुव, छोटी बहन को खिला लो।
कहाँ करुणानिधि के सब सोए, जागत ना ही अनेक जतन कर, भारतवासी रोए। जब अंत में कोई उपाय नहीं होता तो किसको पुकारते हैं हम? ईश्वर को पुकारते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान से देखनी है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी बात तो ये देखिए, थोड़ी सी चीजें हैं, इनको आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पहला क्या किया, भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि केवल नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता, यानी प्रकृति के साथ नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृत वर्णन रखे, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में है, उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं, दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा, कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चला चलता है। अंत में शुक्ल जी कहते हैं कि अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। अब गद्य की तो बहुत सारी विधाओं का उन्होंने सूत्रपात किया, पद्य में इतनी गुंजाइश थी भी नहीं। पद्य में वो क्या कर लेते भाई। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और बिहार का वर्णन है। श्रृंगार रास के कवत्त सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर एक दो होली या बसंत आदि के गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हैं, पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावणियां और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। तो देख लीजिएगा, लावणी और ख्याल जहाँ लिखे हैं वहाँ क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया। बाकी अधिकांश इन्होंने ब्रजभाषा में ही कविताएं करी है। तो ये भारतेंदु जी के हो गए, ठीक है। तो उनमें क्या था, राजभक्ति भी मिलती थी और देशभक्ति भी। इसका उदाहरण पहले भी पढ़ के सुना चुकी हूँ, दोबारा पढ़ा देती हूँ। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। तो इसमें क्या है, अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति है, उनकी प्रशंसा हो रही है। पर जो हमारा धन है, धन विदेश चला जात यह अति ख्वारी। लेकिन देश का धन जो विदेश में चला जाता है वह अति ख्वारी, वो बहुत बेकार बात है, खराब बात है। इसमें क्या है, इसमें देश की भक्ति है ना। तो एक ही दोहे में राजभक्ति और देशभक्ति इस वाले दोहे में प्रकट हुई है। प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये दोहे पे आप टिक कर आइएगा। दूसरा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र ईश्वर बढ़े। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गौरक्षा आदि ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। तो बुढ़ापा तो उनकी उसके अनुसार ही था, वो ऐसे ही नाम देते थे ना। ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बात है, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद। उनके पीछे इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं, जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषा के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिए कृंदन की ये पंक्तियां देखिए। तभी लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी। तभी लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत। जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देशन के हित कछु तत्व कहो कैसे नाही। कहिए कहाँ लगे नृपत दवे हैं, जहाँ ऋण भार तहाँ तिनकी धन कथा, कौन जे ग्रही साधारण। इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं, जैसे कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति
ख्वारी। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई देती है। हरगंगा, तृप्ताम, बुढ़ापा इत्यादि कविता बड़ी विनोदपूर्ण और मनोरंजक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत उनकी प्रसिद्ध हुई है। तीसरे नंबर पर जो कवि हैं जिन्हें हम पुरानी धारा के अंतर्गत भी पढ़ रहे हैं और नई धारा के भी अंतर्गत, मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि ये वो कवि हैं जिन्होंने दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं, क्योंकि ये सीमा रेखा वाले कवि हैं जो सीमा रेखा पर खड़े हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी हैं। इनके छंदों में यतिभंग प्राय मिलती है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बात की तब इन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधरने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते तब क्षोभ और खिन्नता। कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्राय जाते थे। हीरक जुबली आदि की कविताओं को खुशामदी की कविता नहीं समझना चाहिए। उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ। यानी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की खुशामदी करने के लिए ये ऐसा करते थे, नहीं, बल्कि उसमें देश दशा, किस ओर देश जा रहा है, क्या प्रवृत्तियां बदल रही हैं, कैसी समाज की परिस्थितियां हो रही है, उसके लिए लिखते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और शोभपूर्ण कविता लिखी। उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। अचरज हो तो तुम्हें सम गोरे बाजत कारे, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, अच्छी है, पढ़ने लायक है। अचरज हो तो तुम्हें सम घोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे। कारे श्याम राम जलधर जल बरसावन बारे, कारत लागे ताहि सो कारण को प्यारे। या तो नीका है तुम कारे जाहु पुकारे, यह असीस दे तो तुमको मिल सब हम सब कारे। सफल होए मन के सभई संकल्प तुम्हारे। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श की में देश की दशा का वर्णन ये क्या करते हैं। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीर बर सकल सुभट एक ही संग गारत। मरे विबुध नर नाहक सकल चातुर गुण मंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित। नए नए मत चले नए झगड़े नित बाढ़े, नए नए दुख परे शीस भारत पर गाढ़े। प्रेमगंज जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं भी उनके दोनों नाटकों में है। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने के योग्य ना हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके आरंभ के अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इस प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं वे भी बड़ी मार्मिक है। हंसारूढ़ा सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती है, आज लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पैना भाव मोही बैठनो सो मौन मार के, जाती हो चली वही सरस्वती गई जहां। अब तक तो मैं चुप रही पर अब नहीं सहा जाता। उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यावली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं, पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं जैसे मयंक, आनंद, अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं, कहीं उपमा और उत्प्रेक्षाओं की भरमार। अब जो अगले कवि, बेटू इस गेट को लगा दो। नहीं, मैं कुछ आपकी बात सुन नहीं रही हूँ, बहुत डेली का काम हो गया। आप इस गेट को लगा दो, उसके बाद खूब मार पिटाई मचाओ, ठीक है। चौथे नंबर पे है ठाकुर जगमोहन सिंह। यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा वह ध्यान देने योग्य है।
उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। अब देखिए, इन कवियों को मैं इतनी बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, इनका गद्य है, पद्य है, सब में एक सामान्य प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जो संस्कृत का प्रेमी है वो गद्य लिखते हुए भी उस प्रेम के भाव से परिपूर्ण है और पद्य लिखते हुए भी। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आवाज दिया था। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भभूति में पाया जाता है वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु व्यंजना भी कर देते थे, पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ गिनी चुनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो गया। अब कल के पेपर में मुझे जहां तक याद आ रहा है कुछ इसी तरीके की बातें थी एक प्रश्न के उत्तर में, है ना। अब वो रजिस्टर मेरे पास इस समय है नहीं, कल मैं उसको लेके बैठूंगी तो आपको उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी तो फिर मुझे उठना पड़ेगा और वो सही नहीं रहेगा। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। दोबारा से देखेंगे, पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ गिनी चुनी वस्तुओं का अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्य के वर्णनों में उपमा उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो गया। यानी वो कॉमन उपमान रह गए। कैसे? उद्दीपन और वियोग और संयोग की स्थितियों में क्या चकवा, चकबी, चंद्रमा, है ना, लहरें, पानी, आग, पत्ते, फूल, चकवा, चकबी, भ्रमर, है ना, कमल के उसमें बंद हो जाता तो सामान्य वो रह गए। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। षड ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक और नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम लेना काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी और अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शैली, मेरेडिथ आदि ने उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिरक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया है। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि करना ही कवि कर्म है। यानी संस्कृत काव्यों में जिसमें सूक्ष्म दृष्टि के साथ प्रकृति से सामंजस्य स्थापित किया जाता था, उसका वर्णन ये नहीं था कि अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में वो प्रकृति प्रेमी होते थे तो उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध, प्रकृति हुई, हमारी सृष्टि हुई, परमात्मा हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में एक संबंध स्थापित, एक घनिष्ठता देखने को मिलती थी जो बाद में हिंदी साहित्य में ये प्रवृत्ति नहीं आई। केवल वर्णन के लिए ही वर्णन होता था, नायिका के भावों को दिखाने के लिए कि वो गृह में है तो सारे उपमान उसको जला देने वाले होते थे, वो जो है ना, और चंद्रा की चांदनी भी उसे जलाती है और संयोग के अवसर पर वो शीतलता देती है। इसी तरीके की चीजें होने लगी। और बाद में क्या परंपरा चली है यूरोप के, उनके अंदर प्राकृतिक दृश्यों का यदि हम देखते हैं तो वो केवल बाहरी स्थूल व्यवसाय है। कल्पना की एक नई सृष्टि करना, उनको देखकर ग्रहण करके कल्पना की एक नई सृष्टि करना ही कवि कर्म है।
उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा। भैया भैया मंदिर गया, आप पापा साथ जाओ। मम्मा पापा भैया गया मंदिर, भैया मंदिर गया। रोने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा नहीं गया तो ऊपर होगा, आप पापा के पास चले जाओ, पापा से कह दो कि मुझे भी मंदिर जाना है, पापा मैं तैयार हो गई। जाओ, शूज पहने हैं आपने, जाओ पापा को दिखाया, पापा मंदिर चलो मैं तैयार हो गई। ठीक है बेटू, बाय बाय, जाओ। उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवि ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुत तेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अपनी अंतर्वृत्तियों से छुपाने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। बेटू हाथ में लग जाए, अरे बेटा आपके हाथ में लग जाएगी, आप यार पढ़ा। बाय 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 बाय। तो शुक्ल जी हमें यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आप ये स्वयं विचार करें, बार बार हर प्रकरण के अंत में वो हमें समझाते हैं कि जो नए साहित्य लेखक या लेखिका हैं वो विचार करें कि कौन सी प्रवृत्ति उन्हें अपनानी है। यूरोपीय साहित्य से अगर आप प्रेरणा ले रहे हैं, पाश्चात्य साहित्य से, तो हमारी संस्कृति सभ्यता के अनुसार और हमारी भारतीय उसके अनुसार परंपरा कौन सी प्रवृत्ति मेल खाएगी, क्या सही है क्या गलत है, इसको विचार करके जो दो धाराएं चलती हैं वाद प्रतिवाद, उनमें से हमें ग्रहण करना चाहिए। मेरे विचार से प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है, यानी सुंदर भावधारा का उद्घाटन किया, बेमेल भावनाओं का आरोप करके अपनी कमियों को नहीं छुपाना चाहिए। अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। अनंत प्रकृति से भरा हुआ क्षेत्र कहाँ गया भाई? अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्म दृष्टि सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। ठीक है, जो एक सहृदय व्यक्ति होता है वही एक अच्छा कवि भी होता है ना। तो ये प्रकृति में बहुत कुछ सौंदर्य भरा पड़ा है, लेकिन सब नहीं देख पाते, कवि का हृदय उसे देख पाता है। हम लोग तो प्रतिदिन के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि उतना सोच ही नहीं पाते, सुंदर कल्पना नहीं कर पाते, तारों की शीतलता का अनुभव नहीं कर पाते, सूरज की सुबह सुबह की जो गुनगुनी धूप होती है उसका आनंद नहीं ले पाते। कहाँ ले पाते हैं भाई, लोग ऑफिस और जिम्मेदारियों के, नौकरी के उसमें पड़े रहते हैं, और जो बहनें हैं वो लोग घर नित्य के जो गृह कार्य हैं, जॉब भी है, बच्चे भी हैं, और अगर बहनें भी जॉब करते हैं तो हम लोगों की तो दुगनी जिम्मेदारी है, घर करके जाओ, फिर जॉब करो, फिर आके करो। हालांकि अब परिस्थितियों में परिवर्तन है, भाई लोग भी मदद करते हैं, पर अभी ये धरातल पे सत्य नहीं है। बड़े बड़े शहरों में भली कोई करे नहीं, आज भी मम्मियों की भी स्थिति होती है कि अगर मम्मी के लिए बच्चा कुछ कर रहा है, चाय बना के दे रहा है, तो बहुत अच्छा, आज्ञाकारी पुत्र है, आदमी वही है, लेकिन यदि उस आदमी ने अपनी पत्नी के लिए चाय बना दी तो क्या हो गया? जोरू का गुलाम हो गया। ये तो अपनी बीबी के ... समझदार है ना, ये आदमी वही है, चाय भी वही है, बस अंतर है। और वो दोनों ही स्त्रियां हैं, लेकिन उनका पद आपके प्यार को डिफाइन करता है ना। ये मतलब कुछ चीजें हैं जो परिवर्तित होनी चाहिए। तो समय ही नहीं होता उस महामानस की अनंत सत्ता के दर्शन के लिए, और जो लोग समय निकाल पाते हैं, जिनका दिल उस सुंदरता में रमता है, वो ईश्वर के निकट होते हैं। जो प्रकृति के निकट है वो ईश्वर के निकट है ना। नंगे पैर सुबह की हल्की धूप में, गुनगुनी सी उसमें कोमल कोमल धूप पे घूमना है ना, रात को खटिया बिछा के सब दुख चिंता जिम्मेदारी ये वो सब अड़चनों को छोड़ के तारों की छांव में शीतलता को अनुभव करना, नदी किनारे बैठ के अपने पैरों को नदी में डाल के हिलाते रहना, नदी में कंकड़ डालना, छोटे छोटे खेत में जाके जो पत्तों पे ओस की बूंदें हैं उन्हें इकट्ठा करना है ना, उन्हें
छूना, सुंदर सुंदर फूलों को देखना, सुनिए सबके लिए समय चाहिए। और जो जो कविता करेगा तो इनसे जब सामंजस्य होगा ना, अपने आप कविता के स्वर फूलते हैं। ऐसे मौसम में खुद ही कविता हृदय से निकलने लगती है। तो ठीक है, सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी, नाना रूप। जिन नाना भावों की समुचित व्यंजना कर रहे हैं उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतःकोटर की वासनाओं से उन्हें छुपना लिखा है यहाँ पे, मतलब वही छुपाना एक झूठ खिलवाड़ के अंतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कर रहा हूं, जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है, जहां किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु व्यापार लिए जाएंगे। वहां तो वे उस भाव में रंगे दिखाई देंगे। पद्माकर की विरहणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पर डोलत अंगारन के पुंज हैं, ठीक ही है, पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का भी अपना रूप है। कितनी बड़ी बात, कितनी मार्मिक बात कह दी है कि हमेशा जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि उद्दीपन के रूप में देखना ही कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप दुखी हो तो सारी पृथ्वी हो ये आग बरस रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। आप वर्णनों में पढ़ते हैं, आप सुखी हैं तो भैया ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हमेशा अपनी मन की दशा के अनुसार आप प्रकृति को क्यों देख रहे हो भाई? प्रकृति का अपना अस्तित्व है, आपसे पहले प्रकृति है। आप तो उस प्रकृति में बाद में आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं, अपना नाटक करके जो भी पार्ट ईश्वर ने आपके हिस्से में लिखा है उसे खेल के वापस जाना है। प्रकृति तो सार्वभौमिक सत्य है, वो रहेगी, तो उसके अनुसार ही वर्णन कीजिए, उस सत्य के अनुसार उसका वर्णन कीजिए, ना कि अपनी मन की दशाओं के अनुसार। अपने सुख दुख को प्रकृति पर आरोपित करके उसका वर्णन करना मात्र खिलवाड़ है। जैसा कि मैंने कहा साकेत का बहुत महत्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि उसमें उर्मिला की नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। उर्मिला की विरह दशा को, वो एक उपेक्षित नायिका जो थी उसको लोगों के आगे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन साकेत में देखा जाए तो वर्णन की दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आकृष्ट करे। एक दो पदों में बहुत सुंदर अभिव्यंजना है, जैसे करुणा तू क्यों रोही, उत्तर में है तू और अधिक रोई, और दो करके दोनों कुलों को जिनकी जिन 100 पुत्रों से भी अधिक पूतशीला है जिनकी पुत्रियां, ये एक दो पद हैं जो मेरे मन को आकृष्ट करते हैं। बाकी जब वस्तु व्यंजन वहां पे बढ़ जाता है वो विरह, तो फिर वो उर्मिला कोई महान नायिका न होकर एक सामान्य सी विरहणी मुझे लगने लगती है, तो वो बहुत ज्यादा मेरे मन को आकृष्ट नहीं कर पाता। हाँ, उसकी विरह वेदना से आकृष्ट होकर एक नारी होने के कारण उस तरीके के भाव ग्रहण कर लेती हूँ मैं, अच्छा है। लेकिन जब मैं साकेत की तुलना अन्य कवियों से करती हूँ, है ना, विशेषतः जब कामायनी जब पढ़ने बैठो आप, रश्मि रथी के प्रसंग आप पढ़ो, तो वहां जो मौलिकता है वो चीज कमी मिलती है। उसमें मौलिक कथा जरूर है लेकिन वर्णन वही पुरानी परिपाटी के हैं, और ये नयापन आपको रश्मि रथी, उर्वशी और कामायनी में, ठीक है, देखने को मिलता है। इसी के साथ इस कक्षा को मैं समाप्त करूंगी क्योंकि मिस्त्री लोग कुछ काम की कह रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी काफी लंबी कक्षा हो गई। मिलती हूँ कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय